हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो क्रैश कोर्स की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हम सब कर रहे हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोट्स, जिसको करने के बाद आप हर टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी आए आप आराम से कर सकते हैं। तो आज का जो है हमारा चैप्टर है, दैट इज़ द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। काफ़ी सालों से ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं था, बट इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है तो आपको करना है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, कि किस तरीके से ग्लोबल वर्ल्ड है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन आखिर होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज़ emerged सिंस लास्ट 50 ईयर्स। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसको हम पूरे अपनी इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ देते हैं, और ये 50 साल से हमें देखने को मिल रहा है। बट द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। लेकिन जो है पूरी ग्लोबल वर्ल्ड को बनाना, इसकी काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। ट्रेड को लेकर, माइग्रेशन को लेकर, लोग जो है काम के सर्च में आते थे, इधर उधर जाते थे, मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड मसल्स, इन सारी चीज़ों को लेकर हम वन बाई वन, सीरीज बाई सीरीज जो हम पढ़ेंगे किस तरीके से दुनिया जो है ग्लोबलाइज्ड हो गई। अब उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम, मतलब शुरुआत से ही अगर हम बहुत ही पीछे जाएं, ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट्स एंड पिलग्रिम्स ट्रेवल्ड वेस्ट डिस्टेंस फॉर नॉलेज, अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। हम देखते आ रहे हैं कि बहुत ही पुराने समय से जितने भी यात्री थे, व्यापारी थे, प्रिस्ट्स वगैरह होते थे, वो बहुत लंबी लंबी दूरी तय करके आते थे नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, अपने धर्म के विस्तार के लिए। दीज पीपल यूज टू कैरी, अपने साथ ये सामान को लाया करते थे, पैसे लाते थे, स्किल्स लाते थे, आइडिया लाते थे, इन्वेंशंस लाते थे, और कई टाइम इन लोगों बीमारियां भी लेके आते थे। Movements of goods and people can be traced back into 3000 BC, बिफोर क्राइस्ट। 3000 बिफोर क्राइस्ट से पहले भी आप देख सकते हो कि जो सामानों का मूवमेंट होता था। Where one can find the coastal trade links of the Indus Valley civilization with the present day West Asia। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था, वहाँ पर भी हम जो है कोस्टल ट्रेड लिंक वहाँ से देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो है आपका सिल्क रूट्स, जिसने कि मतलब वर्ल्ड को लिंक करने का काम किया। इस पे जो है कभी कभी आपसे शॉर्ट नोट्स लिखवा लिया जाता है, ठीक है। सो सिल्क रूट्स आर अ गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सिल्क रूट एक बहुत ही गुड एग्जाम्पल है जो कि प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स जो बनते हैं दो देशों की कंट्रियों के बीच में। सेवरल सिल्क रूट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय हिस्टोरियंस। जितने भी इतिहासकार हैं, काफ़ी सारे सिल्क रूट्स को उन्होंने ढूंढे हैं ओवर लैंड एंड बाई सी, जो कि ज़मीन से जुड़े हैं, समुद्र से जुड़े हैं, कनेक्टिंग वेस्ट रीजन ऑफ एशिया, यूरोप एंड नॉर्थन अफ्रीका। इट इज़ बिलीव दैट दीज रूट्स एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा। इस मतलब ये माना जाता है कि ये जो सिल्क रूट्स, ये जितने भी रूट्स थे, वो क्रिश्चियन एरा से पहले भी एग्जिस्ट करते थे एंड फ्लरिश टिल दी 15th सेंचुरी, और मतलब 15th सेंचुरी तक ये काफ़ी ज़्यादा जो है देखने को मिला है। इन एक्सचेंज ऑफ टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया, प्रीसियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर मूव फ्रॉम यूरोप टू एशिया। मतलब ये यहाँ से हम क्या करते थे, लाइक इन एक्सचेंज ऑफ टेक्सटाइल एंड जो स्पाइसेस है इंडिया से जाता था, और इसके अलावा जो है वो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये यूरोप से एशिया की तरफ आता था। नेक्स्ट है फूड ट्रेवल्स, स्पिगेटी एंड पोटैटो। इन दोनों को लेकर, एग्जाम्पल को लेकर इन्होंने जो है एग्जाम्पल दिया है कि मतलब अगर हम खाने पीने की चीज़ों के बारे में भी बात करें ना, तो एक जगह से दूसरे जगह में शिफ्ट हुआ है, ठीक है। कई सारी चीज़ें जो है इंडिया में शुरू में नहीं आई, चाइनीज़ लेकर आए, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें हिस्ट्री में देखने को मिलता है। फूड ऑफर्स मेनी एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। न्यू क्रॉप्स वर इंट्रोड्यूस बाय द ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स। न्यू क्रॉप्स जो है कौन इंट्रोड्यूस करते थे? जो भी ट्रेड व्यापारी आते थे या फिर ट्रेवलर्स आते थे, अपने साथ वो चीज़ें लेकर आते थे, फिर यहाँ पे लगाते थे, वहाँ यहाँ पे भी हो जाता था। रेडी फूड स्टफ सच एज नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी, ठीक है ना। तो जो रेडी फूड स्टफ था, जैसे नूडल्स है, वो वेस्ट से
आया चाइना की तरफ, और चाइना आकर उसका वो धीरे धीरे जो है तो उसमें थोड़ा चेंजेस करके क्या बन गया, एक स्पेगेटी बन गया। आर एंसेस्टर वर नॉट फेमिलियर विद कॉमन फूड सच एज पोटैटो, सोया, ग्राउंड नट्स, मेज, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटो एंड सो ऑन। जो हमारे एंसेस्टर थे उन लोगों को भी ये सारे फूड्स के बारे में नहीं पता था 5 सेंचुरीज पहले के बारे में बात करें। मेनी ऑफ आर कॉमन फूड्स केम फ्रॉम अमेरिका ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। द अमेरिकन इंडियन जो है वो सारी ये चीज़ें लेकर आए। बाकी ये सब जितना हम पोटैटो सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है हम लोग खाते हैं, तो वो सारा हमारा नहीं है, बल्कि वो अमेरिकन उसका ओरिजिनल हैबिटेंट्स है। जो कि कौन लेकर आया, वही ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स जो भी आते थे इधर, तो उसकी वजह से जो है चीज़ें शेयरिंग होती थी। नेक्स्ट है कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं अंटिल द 19th सेंचुरी पॉवर्टी एंड हंगर वर कॉमन इन यूरोप। 19th सेंचुरी तक गरीबी, भूखमरी ऐसी चीज़ें बहुत ही कॉमन थी यूरोप में। अंटिल वेल इनटू 18th सेंचुरी चाइना एंड इंडिया वर अमंग द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री। 18th सेंचुरी के अंदर जो है चाइना और इंडिया जो है पूरे दुनिया में सबसे अमीर कंट्री में थी। However, from the 15th century, China is said to have restricted overseas contact and retreated into isolation. उसके बाद 15th सेंचुरी में क्या करता है चाइना जो है वर्ल्ड मतलब अपने आप को आइसोलेट कर लेता है कि हाँ मुझे दूसरे देश से कोई मतलब नहीं रखना है। बट अब क्या हम देख रहे हैं, यूरोप नाउ इमर्ज्ड एज अ सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, मतलब पूरी दुनिया के व्यापार का एक सेंटर बन चुका है यूरोप अब। जबकि हम बात करें 18th सेंचुरी में तो इंडिया और चाइना जो है वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्री में जाने जाते थे। द इंडियन ओशियन फॉर सेंचुरीज बिफोर हैड नोन अ वर्सलिंग ट्रेड विद गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम्स एटसेट्रा क्रिस क्रॉसिंग इट्स वाटर। द एंट्री ऑफ यूरोपियंस हेल्प्ड इन रीडायरेक्टिंग दीज फ्लोज टूवर्ड्स यूरोप। लेकिन जब ये यूरोपियन हमारे यहाँ एंट्री करते हैं तो इन लोगों ने जो है ये सारी चीज़ों को यूरोप की तरफ फ्लो कराना शुरू कर दिया। अमेरिकाज वेस्ट लैंड एंड अबंडेंट क्रॉप मिनरल्स बिगिन टू ट्रांसफॉर्म ट्रेड एंड लिव्स एवरीवेयर। अमेरिका में मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन होने की वजह से बहुत सारी जो फसलें वो उगाया करते थे, मिनरल्स था, इसकी वजह से उनका ट्रेड काफ़ी ट्रांसफॉर्म करने लगा और हर जगह फैलने लगा। पोर्तुगीज एंड द स्पेनिश स्टार्टेड कोलोनाइजिंग अमेरिका। अब पुर्तगाल और स्पेनिश जो है अमेरिका को कोलोनाइज करना उन्होंने शुरू कर दिया इन ऑर्डर टू एनहांस देयर ट्रेड एंड इंक्रीज देयर वेल्थ, ताकि उनका खुद का व्यापार, खुद की उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी हो सके। बट कंक्यूरिंग वॉज नॉट ऑलवेज डन विद द यूज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। लेकिन हमेशा जो है ना जीत हासिल उस तरीके से नहीं की जाती थी कि हाँ मतलब एकदम औजार ला रहे हैं तो या जो भी चीज़ें हैं मतलब इनको हथियारों से नहीं करते थे। बट इट ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ डिजीज। लेकिन ये इस तरीके से भी होता था कि जिस देश को आपको कमज़ोर करना है वहाँ पे बीमारी फैला दो। यस, इट इज़ ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेनिश कॉन्क्यूरर हु टुक जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स विद देम टू अमेरिका। उन लोगों ने क्या किया, अमेरिका में स्मॉल पॉक्स फैला दिया। द नेटिव्स वर नॉट इम्यून टू डेडली डिजीज। अब वहाँ के नेटिव्स थे, उनके पास इम्यून नहीं था इस डेडली, उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स एक बहुत बड़ी बीमारी, खतरनाक बीमारी थी। ठीक है, दिस रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ नेटिव अमेरिकन, जिसकी वजह से बहुत सारे अमेरिकन की मौत हुई। एंड फाउंड द वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्पेनिश कंट्रोल ओवर द प्लेस। और एज ए रिजल्ट उन लोगों ने क्या किया, अपना स्पेनिश कंट्रोल वहाँ पर एस्टैब्लिश कर लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं 19th सेंचुरी। 1815 से लेकर 1914 का जो टाइम है, यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा चर्चा करेंगे उसके बारे में। इन द 19th सेंचुरी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इंटरैक्टेड इन कॉम्प्लेक्स वे टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटीज़ एंड रीशेप एक्सटर्नल रिलेशन। 19th सेंचुरी में क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है इंटरैक्ट करती है इस तरीके से कॉम्प्लेक्स वे में कि सोसाइटी जो है पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, एक्सटर्नल रिलेशन को जो है दोबारा से रीशेप देखने को मिलता है। इकोनॉमिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। 19th सेंचुरी के अंदर 3 टाइप्स के मूवमेंट को आइडेंटिफाई किया गया है और फ्लोज विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज। फर्स्ट इज द फ्लो ऑफ ट्रेड, द फ्लो ऑफ लेबर एंड द फ्लो ऑफ कैपिटल। Flow of trade refers to a large trade in goods. England started exporting machine-made cotton pieces to Asian countries, especially to India. मतलब व्यापार का फ्लो होना, इसमें क्या है कि सामानों का जो है एक देश से दूसरे देश में जाना। जैसे हम एग्जांपल के साथ यहाँ अगर हम बात करें तो इंग्लैंड ने क्या किया, अपना मशीन मेड कॉटन पीसेस जो है इंडिया को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, एशियन कंट्रीज स्पेशली टू इंडिया।
Next is that flow of labor. Flow of labor, migration of workers in search of employment refers to the flow of labor. अब वर्कर्स काम की तलाश में जब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, दैट इज नोन एज फ्लो लेबर. दिस फ्लो ऑल्सो इंक्लूडेड द इंडेंचर्ड लेबर. लेकिन इसी फ्लो के अंदर कई बार जो है बंधुआ मजदूरी जैसी जो सिचुएशन है वो सामने निकल कर आई. हु वर एम्प्लॉयड इन प्लांटेशन, माइंस एंड इन रोड और रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. मतलब उनको एकदम फिक्स कर लिया गया, उनको टॉर्चर भी किया जाता था, बहुत तरीके से रिप्रेस किया जाता था. तो ये भी हमें जो है हिस्ट्री में देखने को मिलता है. नेक्स्ट है हमारा द फ्लो ऑफ कैपिटल. द फ्लो ऑफ कैपिटल, दिस इंक्लूड्स मूवमेंट ऑफ कैपिटल फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. मतलब बहुत एक देश से दूसरे देश के बारे में बात कर सकते हैं कि जब कैपिटल का मूवमेंट हो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, दैट इज नोन एज फ्लो ऑफ कैपिटल. All three flows were closely interconnected and affected people's life more deeply now than ever before. और ये सारे के सारे फ्लो एक दूसरे से कनेक्टेड थे. आप बात करो ट्रेड की, लेबर की, ये सारा जो चीज़ है बिजनेस से रिलेटेड है और ये सारी चीज़ें की वजह से लोगों की ज़िंदगी पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा. अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप. अब जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में एक नया शेप हमें देखने को मिलता है यहाँ पर. ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड इन ब्रिटेन. ब्रिटेन में क्या होता है, फूड ग्रेन का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है 18th सेंचुरी में. इट वॉज सो बिकॉज द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटेन, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी ब्रिटेन में. एज द सिटीज़ केम अप एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स वेंट अप एंड सो वर द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स रेज. क्योंकि लोग शहर में आए, इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ा, तो इस वजह से फूड ग्रेन्स का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और एज ए रिजल्ट हुआ क्या, हर चीज़ की जो है कीमतें बढ़ गई. द ब्रिटिश गवर्नमेंट पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स ड्यू टू प्रेशर बाय द वेरियस लैंडेड ग्रुप. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या रेस्ट्रिक्शन भी डाल दिया कि आप सामान को दूसरे देश से भी नहीं मंगा सकते हो. क्यों? क्योंकि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उन लोगों ने प्रेशराइज कर रखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर. सच लॉज केम टू नोन एज द कॉर्न लॉ. उस लॉ को उस लॉ को किस नाम से जाना जाता था? कॉर्न लॉ के नाम से जाना गया. दिस लेड टू इंक्रीज इन फूड. अब दूसरे देश से तुम आने दोगे नहीं, तुम्हारे यहाँ लिमिटेड प्रोडक्शन हो रहा है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ गई. द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द अर्बन रेजिडेंट्स वर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ दिस एंड हेंस फोर्स टू गवर्नमेंट टू अबॉलिश द कॉर्न लॉ. अब जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अर्बन रेजिडेंट्स थे, वो काफ़ी नाखुश हो गए और अल्टीमेटली क्या हुआ, गवर्नमेंट को कॉर्न लॉ को वापस लेना पड़ा. So the government abolished the corn law in Britain. This led to the import of cheap corn into a country, creating a tough competition for the corn grower. अब हुआ क्या, जैसे ही कॉर्न लॉ हटता है इसका मतलब है कि अब इम्पोर्ट हो सकता है. इम्पोर्ट होने लग गया, सस्ते सस्ते दामों पे कॉर्न आने लग गया, जिसकी वजह से टफ कंपटीशन हो गया. अब जो खुद के देश के जो किसान थे अब उनका नुकसान होगा. सून इट वॉज फाउंड दैट लैंड्स वर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड. बहुत जल्द ये पाया गया कि ज़मीन को पे कुछ उगाया ही नहीं जा रहा. क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में अब कॉर्न को उगाना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं हो रहा था. दिस लेड टू द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबरर्स. इससे क्या हुआ, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए. क्यों? क्योंकि उन्हें काम से बाहर फेंक दिया गया. Hence these people were forced to move to the cities to the different countries of the work for work. अब इन लोगों को दूसरे शहर में जाना पड़ा. कई लोग दूसरे जो है देश में भी चले गए काम ढूंढने के लिए. बट इन द मिड 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियल ग्रोथ लेड अ हायर इनकम एंड मोर फूड इम्पोर्ट्स. लेकिन मिड 19th सेंचुरी में क्या देखने को मिलता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है. इंडस्ट्रियल ग्रोथ से उन लोगों के इनकम ज़्यादा होते हैं और उस वजह से फूड का इम्पोर्ट भी बढ़ता है. By 1890 a global agricultural economy had taken shape. 1890 में हम देखेंगे कि ग्लोबली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो है नए शेप में आ चुकी है. अडेप्टिंग कॉम्प्लेक्स चेंज इन लेबर मूवमेंट पैटर्न, कैपिटल फ्लोज, इकोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजी. अब उसके बाद रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. Technology had a great impact on the transformation of 19th century world, such as railways, steamship and telegraph. टेक्नोलॉजी ने काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिलता है, जो कि 19th सेंचुरी को पूरी तरीके से बदल के रख दिया. जब हम रेलवे के बारे में बात करें, स्टीमशिप के बारे में बात करें या फिर टेलीग्राफ के बारे में बात करें. टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस वर ऑफन द रिजल्ट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. रेफ्रिजरेटेड शिप ग्रेटली हेल्प टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिशेबल फूड आइटम्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस. मतलब दूर दराज की जगह में भी अब पेरिशेबल फूड को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था. इट ग्रेटली फैसिलिटेटेड द शिपमेंट ऑफ फ्रोजन मीट फ्रॉम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड
टू डिफरेंट यूरोपियन कंट्री, जिसकी वजह से जो है ना अब क्योंकि रेफ्रिजरेटेड शिप आ चुका था तो फ्रोज़न मीट को आराम से जो है एक कंट्री से लाइक फ्रॉम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड टू डिफरेंट डिफरेंट यूरोपियन कंट्री में भेजा जा सकता था। उसके बाद अब हम बात करते हैं लेट 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के बारे में बात हो गई हमारी, मिड 19th सेंचुरी के बारे में बात हो गई। लेट 19th सेंचुरी में कॉलोनिज्म जो है बुरी तरीके से देखने को मिलता है कई सारे देशों के अंदर, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ट्रेड फ्लरिश्ड एंड मार्केट्स also expanded, but in many parts of the world the growth and expansion of trade brought some of disadvantage such as loss of freedom and livelihood। 19th सेंचुरी के अंदर हम क्या देखते हैं, व्यापार बढ़ता है, मार्केट बढ़ता है, मार्केट काफ़ी बड़ा भी होता है, दुनिया के कई जगह में ग्रोथ और एक्सपेंशन जो है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन दूसरी तरफ ये लोगों की आज़ादी और उसकी ज़िंदगी पे बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करता है। इट वॉज सो बिकॉज during this century Europeans gained control over various territories of the world and formed their colonies। क्योंकि ये वही समय था जिसपे यूरोपियन कंट्री ने क्या किया, बहुत सारे दुनिया के टेरिटरीज पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया और अपनी खुद की कॉलोनी अलग अलग देशों में उसने बना लिया। In 1885 the big European powers met in Berlin। और 1885 में क्या होता है, जितने भी बड़े यूरोपियन पावर्स होते हैं वो बर्लिन में मिलते हैं टू द डिवीजन प्रोसेस ऑफ अफ्रीका बिटवीन देम, कि हम अफ्रीका का डिवीजन मतलब अपने जितने भी यूरोपियन पावर्स हैं उसके बीच में करने के लिए। ब्रिटेन एंड फ्रांस मेड वास्ट एडिशन टू देयर ओवरसीज टेरिटरीज। बेल्जियम एंड जर्मनी बिकेम न्यू colonial powers। The US also become a colonial power in the late 1890s by taking over some colonies earlier held by Spain। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से वहाँ पर बीमारी फैला के यूएस को भी जो है अपना जो है उस पर भी कॉलोनाइजेशन किया जाता है। दिस colonization by the European powers led to destructive impact on the lives of the people who were the residents of these। तो ये जो यूरोपियंस पावर हर जगह फैल गई, जिसकी वजह से जहाँ जिस कॉलोनी पे उनका राज हो गया उन लोगों की ज़िंदगी पे बहुत बुरा इफेक्ट देखने को मिलता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रिंडर पेस्ट और कैटल प्लेग। एक बीमारी आई थी 1890s के टाइम पे कैटल के अंदर और जिसका नाम रिंडर पेस्ट था, जिसको लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बहुत ही केयरफुली आप पढ़ना। रिंडर पेस्ट वॉज अ फास्ट स्प्रेडिंग कैटल प्लेग। बहुत ही फास्ट तरीके से ये फैलता था विच हिट अफ्रीका इन 1890s, जिसने अफ्रीका पे कब इफेक्ट दिखाया 1890 में। इट वॉज कैरिड बाई दी इन्फेक्टेड कैटल इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया विच डिस्ट्रॉयड 90% ऑफ द लाइफ स्टॉक ऑफ द अफ्रीका। और ये लेकर कौन आया था, ब्रिटिश लेकर आए थे, ठीक है ना, जिसने कि 90% जो है वहाँ के जो कैटल थे उसको ख़त्म करने का काम किया। द कॉलोनियल गवर्नमेंट नाउ स्ट्रेंथन देयर पावर एंड फोर्स अफ्रीकन इनटू लेबर मार्केट। बेसिकली प्रॉब्लम यूरोपियंस जो है ना, अच्छा ये पॉइंट आपका इधर हो गया, सबके ऊपर होना चाहिए। यूरोपियंस इस बात को लेकर आए थे अफ्रीका कि हम यहाँ पर जो है प्लांटेशन और माइंस इस्टेब्लिश करेंगे, क्रॉप को प्रोडक्शन करेंगे, मिनरल्स एक्सपोर्ट कराएंगे यूरोप में। लेकिन जब यूरोपियंस यहाँ पर आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि यहाँ के लोग तो काम करने को ही तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका के पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है और उनकी जनसंख्या ज़्यादा है नहीं। लेकिन जब उनके कैटल में ये बीमारी आती है रिंडर पेस्ट, जिसकी वजह से उनके सारे जानवर, सारे पशु जिन पे वो डिपेंडेंट थे, चाहे मिल्क के लिए या फिर मीट के लिए, उसके बाद वो मजबूर हो जाते हैं कि वो उनके अंडर काम करें। और इन सारी चीज़ों को फ़ायदा उठाकर कॉलोनियल जो गवर्नमेंट है अपने आप को मजबूत कर लेती है एंड फोर्स अफ्रीकन इनटू लेबर मार्केट, और अफ्रीकन को ले आती है लेबर मार्केट के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहीं पे उनका खेल ख़त्म नहीं होता है। इनहेरिटेंस लॉज वर चेंज। इनहेरिटेंस लॉ को चेंज कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द न्यू वन ओनली वन मेंबर ऑफ अ फैमिली वाज अलाउड टू इनहेरिट लैंड, कि फैमिली में के अंदर कोई एक ही इंसान होगा जो कि लैंड को इनहेरिट कर सकता है। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स रूल्स बनाकर जो है उन लोगों ने वहाँ पर भी काफ़ी दिनों तक राज किया।
अब उसके बाद गाइज़ ये चैप्टर थोड़ा-सा बड़ा है, तो क्या करते हैं, यहाँ से हम करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करिए, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाकी इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक इंटर वॉर इकोनॉमी है, पास्ट वॉर रिव्यू है, और इसके अलावा ग्रेट डिप्रेशन है, ब्रेटन वुड्स है। ये सारी की सारी जो टॉपिक्स हैं वो हम बाद में करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसका लिंक मैं इसमें दे दूँगी, क्योंकि कई स्टूडेंट वीडियो को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डलेगा, उसका लिंक मैं इसी वीडियो में शेयर कर दूँगी।